कैसे हो भाई लोग, ठीक हो? हाँ, तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरण के बारे में कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताया था कि व्याकरण क्या होता है। तो आज जो है ना इसको शॉर्टकट में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि व्याकरण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, व्याकरण का मतलब होता है कि वह शास्त्र जो हमें सही से बोलना, सही से पढ़ना, सही से लिखना सिखाता है, वह व्याकरण होता है। क्या बोला मैंने? कि वह शास्त्र जो हमें सही सही बोलना, सही सही पढ़ना, सही से लिखना सिखाता है, वो व्याकरण होता है। व्याकरण के जो होते हैं ना 5 भेद होते हैं। कई भेद होते हैं जी? 5 भेद होते हैं। उन 5 भेद के बारे में आपको बताते हैं। कल इसके पहले वाले वीडियो में कौन किस चीज के बारे में बताया था मैंने वो बताया। तो पहला जो भेद होता है वो होता है आपका वर्ण विचार। कौन? वर्ण विचार। दूसरा होता है आपका शब्द विचार। तीसरा होता है आपका वाक्य विचार। चौथा होता है आपका चिन्ह विचार, ठीक है। और 5वां होता है आपका छंद विचार, ठीक है। इधर क्लियर? मैंने बुझाया ना। अब देखिए बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे हम। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब आप लोग पूछिए कि कौन वर्ण है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। सिंपल सा रहता है। आप यहाँ से आओ क से ह तक, ठीक है। क से ह तक, फ से औ तक, ठीक है। औ तक यहाँ पे जो है कुछ अक्षर जो है छोड़े गए। क्यों? क्योंकि पुराने व्याकरण में पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है ना, कि व्याकरण में पुराने व्याकरण वर्ण की संख्या जो है 52 होती थी। लेकिन अब नए शोध करके इसमें करता गया आदमी, तो बताया जा रहा है कि वर्ण की संख्या जो 44, इसमें से छ त्र और ज्ञ, ये जो वर्ण है, ठीक है, ये वर्णों को संयुक्ताक्षर बोला जाता है। यानी 2 वर्णों के मिल से ये बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। तो वर्ण मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब एक सिंपल सा एक बात बताते हैं आप लोगों को, एक सा सिंपल सा बात है। तो ये आपसे अगर ये पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो मेरी भाषा में आप उनको बोल सकते हो कि क ख ग घ प अंग वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण का उसी मूल ध्वनि कहते हैं। तो क ख ग घ ये जो है मूल ध्वनि हो गया, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ण का मतलब समझ गए आप लोग कि वर्ण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं व्याकरण के 5 भेद के बारे में। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, 5 भेद हो गए। अब यहाँ पर हम अभी सबसे पहले जानेंगे इसके पहले भेद के बारे में। तो वर्ण का परिभाषा हम जान चुके, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे वर्ण के बारे में, ठीक है। वर्ण के बारे में जाने तो वर्ण विचार यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। वर्ण विचार जान गए। अब वर्ण विचार का जो होता है ना 2 भेद होता है। हिंदी व्याकरण में वर्ण का 2 भेद होता है। कौन कौन? स्वर वर्ण और उसके बाद दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर वर्ण क्या है, ठीक है। तो स्वर वर्ण का परिभाषा होता है कि वह वर्ण जो अपने उच्चारण के समय दूसरे वर्ण की सहायता न ले। क्या? जो दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है वो जो होता है वो स्वर वर्ण होता है। और जो दूसरे स्वर वर्ण या दूसरे वर्ण की दूसरा वर्ण क्या बोले, स्वर वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है वो व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। स्वर वर्ण जो होता है ना, स्वर वर्ण, इसका जो होता है ना 3 भेद हो जाता है। कई भेद हो जाता है? 3 गो। इसमें आपका होता है ह्रस्व स्वर, इसमें होता है आपका, फिर दूसरा हो जाता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाता है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। तो हम आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताए थे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जा रहा था, तो आप लोग का भी मन उड़ जाता है, इसलिए, ठीक है। तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम आपको सबसे पहले ह्रस्व स्वर के बारे में कुछ बता दें। देखिए, ह्रस्व स्वर जो होता है ना, एक मात्रा वाला वर्ण होता है। एक मात्रा का मतलब क्या होता है? अब ये सवाल उठेगा कि मात्रा क्या होता है। जय महाराज, देखिए आपका कर्ता पढ़ते हैं, क से की पढ़ते हैं, क दीर्घ की पढ़ते हैं, क से उ पढ़ते हैं, क दीर्घ उ पढ़ते हैं, उसके बाद री पढ़ते हैं, ए ऐ ओ और यही सब जो है ना हिंदी की मात्रा है, जिनका प्रयोग करके सारा शब्द को लिखा जाता है। तो मात्रा यही सब है, ठीक है ना। तो अब मात्रा के बारे में सवाल मन में कंफ्यूजन मत रखिए, मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ह्रस्व में एक मात्रा होता है। ह्रस्व की संख्या जो होती है वो 4 होती है। कौन कौन? क होता है, हर्ष ही हर्ष हुआ, उसके बाद इसमें एक मात्रा होता है। कैसे को मात्रा हुआ जी? एक और मात्रा होता है, ठीक है। दीर्घ स्वर का परिभाषा जो है अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाने चलते हैं और आप लोगों को जो बताया थे कि ह्रस्व क्या है, तो ह्रस्व उस वर्ण को कहते हैं जिसमें एक मात्रा होता है, ठीक है, या फिर जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे हम ह्रस्व कहते हैं। इसमें एक मात्रा होती है, इसलिए ह्रस्व का दूसरा नाम जो है ना
दीर्घ स्वर बोल रहे हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा जो नाम है उसको एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। कोई आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर क्या है तो आप सिंपल सा बोलिएगा, 2 नंबर लिख कर लीजिए, क्योंकि स्वर वर्ण का दूसरा भेद बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर वर्ण। क्या? दीर्घ स्वर वर्ण। अब दीर्घ स्वर वर्ण का परिभाषा हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका परिभाषा होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा, ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा दोगुनी, क्या जी? दोगुनी समय लगे, दोगुनी समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि इसको दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है, तो देखिए महाराज, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसमें 2 गुना स्वर क्यों लगता है। इसका दूसरा परिभाषा होता है क्या चीज, कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों में 2 मात्राएं हो, 2 मात्राएं हो, वे द्विमात्रिक, क्या? द्विमात्रिक, या फिर इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा होती है। अब यहाँ पर जो है ना, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 मात्रा कैसे आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पे कि इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या 7 है। जैसा ह्रस्व की संख्या 4 को है, कौन कौन? अ, हर्षई, उसके बाद हर्षऊ और भी। ठीक है, वैसे ही दीर्घ स्वर की संख्या 7 को है। आपका हो जाता है आ, दीर्घई, फिर उसके बाद दीर्घऊ, तब होता है आपका ए, तब होता है आ, तब होता है ओ, तब होता है औ। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे अब हम यहाँ पर लिखा है क्या चीज? 2 मात्रा है। क्या चीज? 2 मात्रा। तो 2 मात्रा कैसे आएगा, तो देखिए, अ में जब अ को जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है आ। ठीक है, तो अ का एगो मात्रा, अ का एगो मात्रा, 2 मात्रा मिला तो क्या बना? आ। ठीक है, हर्षई में, ठीक है, हर्षई जब जोड़ा जाता है तो भी बन जाता है आपका दीर्घई, यानी हर्षई का एगो मात्रा फिर हर्षई का एगो मात्रा, ये दोनों मिलकर का मात्रा बन जाएगा जी 2। ठीक है, फिर उसके बाद हर्षऊ का जोड़, हर्षऊ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज? दीर्घ, यानी हर्षऊ का एगो मात्रा फिर हर्षऊ का एगो मात्रा, एगो मात्रा एगो मात्रा 2 मात्रा हो गया, इसलिए इसमें 2 मात्रा, द्विमात्रिक स्वर कह देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अ जोड़ ई, तब ई बन जाता है ए। क्या बन जाता है? ए। फिर यहाँ पर अ जोड़ दीर्घ ई, तभी बन जाता है आपका अय। ठीक है, अ जोड़ हर्षऊ, तभी बन जाता है आपका ओ। अ में जब महाराज हम दीर्घऊ जोड़ते हैं तभी बन जाता है औ। यही इसका नियम है। ठीक है, और यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। दीर्घ स्वर क्या? जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, ह्रस्व स्वर वर्ण की अपेक्षा इसमें 2 गुनी समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझा देंगे कि 2 गुनी समय क्यों लगता है। ठीक है ना, इसलिए इसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा परिभाषा है, जिन वर्णों में 2 मात्राएं हो उसे द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी संख्या जो है 7 गो, आ हो गया, दीर्घई हो गया, फिर हर्षऊ है, फिर ए है, आय है, ओ है और औ है। ठीक है, और इसका एगो मात्रा, इसका एगो मात्रा, तो 2 मात्रा मिला, इसलिए द्विमात्रिक कहते हैं। बात तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसके स्वर वर्ण के तीसरे भेद के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मात्रा इसका, एक मात्रा इसका है, दोनों का मात्रा मिल गया तो दीर्घ स्वर बन गया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बाद में हम समझी एक बार और बता देंगे। ठीक है, तो दीर्घ स्वर के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर हम इसका जो तीसरा भेद है उसके बारे में बात करेंगे। दीर्घ
स्वर वर्ण का तीसरा भेद जो होता है ना आपका होता है प्लुत स्वर। क्या होता है जी? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वर्ण। प्लुत स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है? ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम कि जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा 3 गुनी समय लगे, 3 गुनी समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा परिभाषा होता है क्या कि जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण में 3 मात्राएं हो। क्या? 3 मात्राएं हो, उसे त्रिमात्रिक या फिर यूं कहें त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। क्या जी? प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि 3 गो स्वर वर्ण 3 गो मात्रा कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं काची की स्वर इसकी संख्या कब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना अधिकतर आप लोगों को जो है ना इसको हिंदी में बहुत कम देखोगे, इसका अधिकतर उपयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसा एग्जांपल में हम लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं लिखा जाता है महाराज। ठीक है, ऐसे संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डीपली में हम थोड़ा बता दें आप लोगों को कि स्वर वर्ण का जो होता है 3 गो भेद होता है। कई गो होता है? 3 गो। आपका ह्रस्व हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर। ह्रस्व में 1 मात्रा होता है, दीर्घ स्वर में 2 गो मात्रा होता है, प्लुत स्वर में 3 गो मात्रा होता है। स्वर वर्ण का भेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एगो नोट पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट में लिखेंगे क्या चीज? स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की, इसको ऐसे लिखेंगे पुराने व्याकरण में, नए व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या, ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या जो होती है 11 होती है। कौन कौन होता है? तो आपका हो जाएगा अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, अंत में आपका आ जाएगा अ। अब इसमें जो है आपका हर्षई, हर्षई जो होता है आपका क्या होता है? ह्रस्व होता है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ, औ। जो होता है आपका क्या होता है? तीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर। संस्कृत में होता है, इसलिए इसको गिनती में नहीं रखा जाता। अब यहाँ पर हम स्वर वर्ण का दूसरा है जिसको हम कहते हैं काची जी? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है ना, व्यंजन वर्ण जो है ना स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर वर्ण की सहायता से। तो इसको हम परिभाषा तो आप लोग यहीं पे बना दिए काची कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाए, वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण कहलाता है, वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। काजी कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से जो बोला जाता है उसको वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण में नए व्याकरण के अनुसार, ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या जो है, व्यंजन वर्ण की संख्या, ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 को कर दिया गया, 33 है। ठीक है,
अभी आप जान गए कि व्यंजन वर्ण क्या है। जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब यहाँ पर पूछा जाए कि आप लोगों से कि स्वर वर्ण की सहायता वाला कैसे लेता है, तो देखिए जब आप उच्चारण कीजिएगा ना क, तो क जब बोलिएगा ना तो आपका जुबान जो है ना कंठ की आवाज है, ठीक है ना, अ पे जाके रुकेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, क बोल रहे हैं तो उसमें अ आ रहा है, अ आपका क्या चीज है, स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण है तो स्वर वर्ण की सहायता से बोला गया कि नहीं बोला गया, बोला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण की जो संख्या है 33 है, कौन कौन है, तो क से, ठीक है, आप डायरेक्ट आ जाओ ह तक। ई जो है आपका, ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या चीज, तो क से लेके ह तक ई जो है आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है, व्यंजन वर्ण के बारे में आपको बता दिए। तो व्यंजन वर्ण वो जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। अभी आपको समझाया कि क जब बोलेंगे तो उसमें क आएगा। क जो है स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण इसमें आ रहा है, तो इसलिए यह स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके भेदों के बारे में। ठीक है,